थम्बेलिना। एक बार एक महिला थी जो एक बहुत छोटा बच्चा चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह बच्चा कहाँ से लाएगी। इसलिए एक दिन वह एक बूढ़ी चुड़ैल के पास गई और उससे कहा, मुझे एक छोटा बच्चा चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैं उसे कहाँ से ला सकती हूँ? ओह, हमने अभी अभी एक तैयार किया है। चुड़ैल ने कहा, यहाँ तुम्हारे लिए जौ का दाना है, लेकिन यह वो किस्म नहीं है जिसे किसान अपने खेत में बोता है या मुर्गे मुर्गियों को खिलाता है। मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इसे एक फूलदान में लगाओ और फिर तुम कुछ होता हुआ देखोगे। ओह, शुक्रिया, महिला ने कहा और चुड़ैल को 1 शिलिंग दिया, क्योंकि इसकी कीमत इतनी ही थी। फिर वह घर गई और जौ के बीज बोए। तुरंत उसमें से एक बड़ा और सुंदर फूल निकला, जो ट्यूलिप जैसा दिखता था, लेकिन पंखुड़ियां इतनी कसकर बंद थीं मानो वह अभी भी केवल एक कली हो। कितना सुंदर फूल है, महिला ने कहा, और उसने लाल और पीले पंखुड़ियों को चूमा, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें चूमा, फूल खिल गया। यह एक असली ट्यूलिप था, जैसा कि कोई भी दिन देख सकता है, लेकिन फूल के बीच में, हरी मखमली पंखुड़ियों पर, एक छोटी लड़की बैठी थी, बिल्कुल छोटी, सुडौल और सुंदर। वह मुश्किल से आधे अंगूठे की ऊंचाई की थी, इसलिए उन्होंने उसे थम्बेलिना कहा। एक सुंदर पॉलिश अखरोट के खोल ने थम्बेलिना को पालने के रूप में काम किया। बैंगनी रंग की नीली पंखुड़ियां उसका गद्दा थीं, और एक गुलाब की पत्ती उसका ओढ़ना था। वह रात में वहीं लेटी रहती थी, लेकिन दिन में वह मेज पर खेलती रहती थी। यहाँ महिला ने एक कटोरा रखा था, जिसके चारों ओर फूलों का एक घेरा था, जिसके डंठल पानी में थे, जिसके बीच में एक बड़ा ट्यूलिप पेडल तैर रहा था, और इस पर थम्बेलिना बैठी थी और कटोरे के एक तरफ से दूसरी तरफ तैर रही थी, खुद को 2 सफ़ेद घोड़े के बालों के पतवारों के साथ नाव चला रही थी। ये कितना सुंदर दृश्य था। वह गा भी सकती थी, और उसकी आवाज़ पहले से कहीं अधिक कोमल और मधुर थी। एक रात, जब वह अपने सुंदर छोटे बिस्तर पर लेटी हुई थी, एक बूढ़ा टोड खिड़की के टूटे शीशे से अंदर घुस आया। वह बहुत बदसूरत, अनाड़ी और चिपचिपा था। वह टेबल पर कूद गया जहां थम्बेलिना लाल गुलाब के पत्ते के नीचे सो रही थी। यह मेरे बेटे के लिए एक सुंदर पत्नी बनेगी, मेढक ने कहा। अखरोट का छिलका उठाया, थम्बेलिना को अंदर रखा और उसे लेकर उछलते हुए खिड़की से बगीचे में चला गया। वहां एक बड़ी चौड़ी नदी बह रही थी, जिसके किनारे फिसलन भरे और दलदली थे। यहाँ मेढक अपने बेटे के साथ रहता था। उफ, वो कितना बदसूरत और चिपचिपा था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। क्रोक क्रोक क्रोक। अखरोट के खोल में सुंदर छोटी लड़की को देखकर वह बस इतना ही कह सका। बूढ़े मेढक ने कहा, इतनी बातें मत करो, नहीं तो तुम उसे जगा दोगे। वो अभी भी हमसे बच सकती है, वो पंख की तरह हल्की है। हम उसे तुरंत नदी में एक चौड़े कमल के पत्ते पर रख देंगे। वो उसके लिए एक बहुत बड़ा द्वीप होगा, वो बहुत छोटी और हल्की है। वो हमसे वहां भाग नहीं सकती, जबकि हम दलदल के नीचे अतिथि कक्ष तैयार कर रहे हैं जहां वह रहेगी। बाहर नाले में बहुत सारी जल कमलियां उगी हुई थीं, जिनके चौड़े हरे पत्ते थे, जो ऐसे लग रहे थे मानो वे पानी पर तैर रही हों। सबसे दूर वाला पत्ता सबसे बड़ा था, और बूढ़ा मेढक थम्बेलिना को उसके अखरोट के खोल में लेकर तैर रहा था। छोटी सी थम्बेलिना सुबह बहुत जल्दी जाग गई, और जब उसने देखा कि वो कहाँ है, तो वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि बड़े हरे पत्ते के हर तरफ पानी था, और वह जमीन पर नहीं जा सकती थी। बूढ़ी मेढक दलदल के नीचे थी, अपने कमरे को झाड़ियों और पीले गेंदे के पत्तों से सजा रही थी, ताकि अपनी नई बहू के लिए इसे बहुत शानदार बना सके। फिर वह अपने बदसूरत बेटे के साथ उस पत्ते पर तैर गई जहां थम्बेलिना लेटी थी। वह सुंदर पालना लाना चाहती थी ताकि थम्बेलिना के वहां आने से पहले उसे अपने कमरे में रख सके। बूढ़ी मेढक ने उसके सामने पानी में झुककर प्रणाम किया और कहा, यह मेरा बेटा है, तुम उससे शादी करोगी और दलदल के नीचे बहुत शानदार तरीके से रहोगी। क्रोक क्रोक क्रोक। बेटा बस इतना ही कह सका। फिर उन्होंने साफ सुथरे छोटे पालने को उठाया और उसे लेकर तैर गए, लेकिन थम्बेलिना बड़ी हरी पत्ती पर अकेली बैठी रही और रोती रही, क्योंकि वह नम मेढक के साथ नहीं रहना चाहती थी या अपने बदसूरत बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। पानी के नीचे तैर रही।
छोटी मछलियों ने मेढक को बिल्कुल साफ देखा था और सुना था कि उसने क्या कहा था, इसलिए उन्होंने छोटी लड़की को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने उसे इतना सुंदर पाया कि उन्हें बहुत दुख हुआ कि वो बदसूरत मेढक के साथ जीने के लिए नीचे चली गई। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वे हरे डंठल के चारों ओर पानी में इकट्ठे हुए जो उस पत्ते को सहारा दे रहा था जिस पर वो बैठी थी, और तने को 2 टुकड़ों में काट दिया। पत्ता धारा के साथ बह गया और थम्बेलिना मेढक की पहुंच से बहुत दूर चली गई। वो कई शहरों से गुजरी और झाड़ियों में बैठे छोटे पक्षियों ने उसे देखा और गाना शुरू किया, कितनी सुंदर छोटी लड़की है। पत्ता दूर और दूर तैरता चला गया। इस प्रकार थम्बेलिना ने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी। एक सुंदर छोटी सफेद तितली उसके ऊपर उड़ी और आखिरकार पत्ते पर आकर बैठ गई। थम्बेलिना ने उसे खुश किया और वह भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब टोड उस तक नहीं पहुंच सकते थे और जहां वह यात्रा कर रही थी वो बहुत सुंदर था। सूरज पानी पर चमक रहा था और उसे सबसे चमकीले चांदी की तरह चमका रहा था। उसने अपनी पट्टी उतारी और एक छोर तितली के चारों ओर बांध दिया, दूसरे छोर को उसने पत्ते से बांध दिया ताकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से उसके साथ साथ बहे। एक बड़ा कॉकचैफर उड़ता हुआ आया, उसने थम्बेलिना को देखा और एक पल में उसने अपनी बाहें उसकी पतली कमर के चारों ओर डाल दी और उसके साथ एक पेड़ पर उड़ गया। हरा पत्ता धारा के साथ बह गया और तितली भी उसके साथ, क्योंकि वह पत्ते से बंधा हुआ था और उससे अलग नहीं हो सकता था। अरे भगवान, बेचारी छोटी थम्बेलिना कितनी डरी हुई थी जब कॉकचैफर उसके साथ पेड़ पर उड़ गया। लेकिन वह सुंदर सफ़ेद तितली के कारण विशेष रूप से परेशान थी, क्योंकि उसने उसे कसकर बांध दिया था ताकि अगर वह भाग न सके तो उसे भूख से मरना पड़े। लेकिन कॉकचैफर ने इसके बारे में खुद को परेशान नहीं किया। वो उसके साथ एक बड़े हरे पत्ते पर बैठ गया, उसे फूलों से शहद खाने के लिए दिया और उससे कहा कि वो बहुत सुंदर है, हालांकि वह बिल्कुल भी कॉकचैफर जैसी नहीं है। बाद में उसी पेड़ पर रहने वाले सभी अन्य कॉकचैफर मिलने आए। उन्होंने थम्बेलिना को करीब से देखा और टिप्पणी की, क्यों, उसके पास केवल 2 पैर हैं। कितना दुखद है, उसके पास कोई संवेदना नहीं है। एक और चिल्लाया, वो कितनी बदसूरत है। सभी महिला चैफरों ने कहा और फिर भी थम्बेलिना वास्तव में बहुत सुंदर थी। जिस कॉकचैफर ने उसे चुराया था वह ये बात अच्छी तरह जानता था, लेकिन जब उसने सभी महिलाओं को ये कहते हुए सुना कि वह बदसूरत है, तो वह भी ऐसा ही सोचने लगा और उसे अपने पास नहीं रखना चाहता था। वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकती थी, इसलिए वह उसे लेकर पेड़ से नीचे उतरा और उसे एक डेज़ी पर लिटा दिया। वहाँ वह बैठी और रोई, क्योंकि वह इतनी बदसूरत थी कि कॉकचैफर का उससे कोई लेना देना नहीं था, और फिर भी वह कल्पना की जा सकने वाली सबसे सुंदर प्राणी थी, इतनी कोमल और नाजुक, सबसे प्यारे गुलाब के पत्ते की तरह है। पूरी गर्मी बेचारी थम्बेलिना अकेले ही जंगल में रहती थी। उसने घास के पत्तों से अपने लिए एक बिस्तर बनाया और उसे तिपतिया घास के पत्ते के नीचे लटका दिया ताकि वह बारिश से बच सके। वह भोजन के लिए फूलों से शहद इकट्ठा करती थी और हर सुबह पत्तियों पर जमी ओस पीती थी। इस तरह गर्मी और पतझड़ बीत गए, लेकिन फिर सर्दी आ गई, लंबी ठंडी सर्दी। सभी पक्षी जो उसके बारे में इतना मधुर गीत गाते थे उड़ गए थे। पेड़ों ने अपने पत्ते गिरा दिए, फूल मुरझा गए। वो बड़ा तिपतिया घास का पत्ता जिसके नीचे वह रहती थी सिकुड़ गया और उसमें से केवल सूखे डंठल के अलावा कुछ नहीं बचा। उसे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और वह खुद बहुत छोटी और पतली थी। बेचारी थम्बेलिना, वह निश्चित रूप से जमकर मर जाएगी। बर्फबारी शुरू हो गई और उसके ऊपर गिरने वाला हर बर्फ का टुकड़ा उसके लिए हम में से किसी एक पर फेंके गए पूरे फावड़े के समान था, क्योंकि हम बहुत बड़े थे और वह केवल 1 इंच लंबी थी। उसने अपने आप को एक सूखे पत्ते में लपेट लिया, लेकिन वह बीच से फटा हुआ था और उसे कोई गर्मी नहीं दे रहा था। वह ठंड से कांप रही थी। जिस जंगल में वह अब रह रही थी उसके ठीक बाहर एक बहुत बड़ा मकई का खेत था, लेकिन मकई बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। जमी हुई जमीन में केवल सूखी नंगी ठूंठ ही बची थी। इसने उसके लिए घूमने के लिए एक जंगल बना दिया। अचानक उसे एक खेत के चूहे का दरवाज़ा दिखा।
जिसने मकई के डंठल के नीचे एक छोटा सा छेद बना रखा था। वहाँ चूहा गर्म और आरामदायक रहता था। मकई से भरा एक स्टोर रूम, एक शानदार रसोई और भोजन कक्ष था। बेचारी थम्बेलिना दरवाजे पर गई और जौ का एक छोटा सा टुकड़ा मांगने लगी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला था। बेचारा छोटा जीव, खेत की चूहिया ने कहा, क्योंकि वह नीचे रहने वाली एक दयालु बूढ़ी औरत थी। मेरे गर्म कमरे में आओ और मेरे साथ कुछ खाना खाओ। थम्बेलिना ने उसे प्रसन्न करते हुए कहा, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आप शीतकाल मेरे साथ बिता सकते हैं, लेकिन आपको मेरा कमरा साफ सुथरा रखना होगा और मुझे कहानियाँ सुनानी होंगी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। और थम्बेलिना ने वह सब किया जो उस दयालु बूढ़ी खेत चूहे ने कहा था, और वह भी बहुत अच्छी तरह से। अब मैं एक मेहमान की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, खेत के चूहे ने कहा। मेरा पड़ोसी सप्ताह में एक बार मुझसे मिलने आता है। वो मुझसे बेहतर परिस्थितियों में रहता है, उसके पास बड़े बड़े कमरे हैं और वह बढ़िया काले मखमल का कोट पहनता है। अगर तुम उससे शादी कर सको तो तुम्हारा भरण पोषण अच्छी तरह हो जाएगा। लेकिन वह अंधा है, तुम्हें उसे अपनी सारी अच्छी कहानियां सुनानी चाहिए। लेकिन थम्बेलिना ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वह सिर्फ एक तिल था। वह अपने काले मखमल के कोट में आया और उनसे मिलने आया। वो बहुत अमीर और बहुत कुशल है, खेत के चूहे ने उससे कहा। उसका घर मेरे घर से 20 गुना बड़ा है, उसके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन वह सूरज और सुंदर फूलों को सहन नहीं कर सकता है और उनके बारे में उपहासपूर्ण बातें करता है, क्योंकि उसने उन्हें कभी नहीं देखा है। थम्बेलिना को उसके लिए गाना था, इसलिए उसने लेडी बर्ड, घर उड़ जाओ और दूसरे गीत इतने सुंदर ढंग से गाए कि तिल को उससे प्यार हो गया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वह बहुत सावधान आदमी था। कुछ समय पहले ही उसने अपने घर से अपने पड़ोसी के घर तक जमीन के बीच से एक लंबा रास्ता खोदा था। इस तरह उसने खेत के चूहे और थम्बेलिना को जब चाहे चलने की अनुमति दे दी। लेकिन उसने उनसे विनती की कि वे उस मृत पक्षी से न डरे जो उस रास्ते में पड़ा था। वह चोंच और पंखों वाला एक असली पक्षी था और कुछ समय पहले ही मरा होगा और अब वहीं दफना दिया गया था जहां उसने अपनी सुरंग बनाई थी। तिल ने अपने मुंह में सड़ी हुई लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, क्योंकि वह अंधेरे में आग की तरह चमकती है, और लंबे अंधेरे रास्ते में उन्हें रोशनी देते हुए आगे बढ़ गया। जब वे उस जगह पहुंचे जहां मृत पक्षी पड़ा था, तो तिल ने अपनी चौड़ी नाक छत से सटाकर एक छेद कर दिया, ताकि दिन का प्रकाश नीचे आ सके। रास्ते के बीच में एक मरा हुआ निगल पड़ा था, उसके सुंदर पंख उसके किनारों से सटे हुए थे, उसके पंजे और सिर उसके पंखों के नीचे दबे हुए थे। बेचारा पक्षी जाहिर तौर पर ठंड से मर गया था। थम्बेलिना को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे सभी छोटे पक्षी बहुत पसंद थे। वे पूरी गर्मियों में उसके लिए बहुत सुंदर गीत गाते और चहचहाते थे। लेकिन तिल ने उसे अपने बंधे हुए पैरों से लात मारी और कहा, अब वो और नहीं गा सकता। एक छोटा पक्षी होना बहुत ही दुखदायी होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे छोटे बच्चों में से कोई भी ऐसा नहीं है। पक्षी हमेशा सर्दियों में भूखे मरते हैं। हाँ, तुम एक समझदार आदमी की तरह बोल रहे हो, खेत के चूहे ने कहा। एक पक्षी को उसके इतने गाने के बावजूद सर्दियों के मौसम में क्या चाहिए? उसे भूखा रहना चाहिए और ठंड से मरना चाहिए, और यह उसके लिए बहुत सुखद होगा, मैं कहना चाहता हूँ। थम्बेलिना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बाकी 2 पक्षी चले गए तो वह पक्षी के पास झुकी, उसके सिर से पंख हटाए और उसकी बंद आंखों को धीरे से चूमा। शायद यह वही था जिसने गर्मियों में मेरे लिए इतना सुंदर गाना गाया था, उसने सोचा। उसने मुझे कितना आनंद दिया, प्यारे छोटे पक्षी। तिल ने फिर से छेद बंद कर दिया जिससे रोशनी अंदर आ गई और फिर महिलाओं को घर ले गया। लेकिन थम्बेलिना उस रात सो नहीं सकी, इसलिए वह बिस्तर से उठी और पुआल का एक बड़ा कंबल गूंथकर ले गई और उसे मृत पक्षी के ऊपर फैला दिया और उस पर रुई की तरह मुलायम कांटेदार घास रख दी, जो उसे खेत के चूहे के कमरे से मिली थी, ताकि बेचारी छोटी सी चीज गर्माहट से दबी रहे। अलविदा प्यारे छोटे पक्षी, उसने कहा। अलविदा, और गर्मियों में तुम्हारे सुंदर गीतों के लिए धन्यवाद। जब पेड़ हरे थे और सूरज हम पर गर्मजोशी से चमक रहा था। फिर उसने अपना सिर पक्षी के दिल पर रख दिया।
लेकिन पक्षी मरा नहीं था, वह जम गया था, लेकिन अब जब उसने उसे गर्म कर दिया था तो वह फिर से जीवित हो रहा था। शरद ऋतु में अबाबिल विदेशी भूमि की ओर उड़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो देर से उड़ते हैं और तब उन्हें इतनी ठंड लगती है कि वे मृत अवस्था में गिर जाते हैं और बर्फ आकर उन्हें ढक लेती है। थम्बेलिना कांप उठी, वह बहुत डर गई थी क्योंकि पक्षी उसके मुकाबले बहुत बड़ा था, केवल 1 इंच ऊंचा। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई, बेचारे निगल के ऊपर नीचे की ओर ढेर लगा दिया, अपना खुद का कवरलिड लाया और उसे उसके सिर पर डाल दिया। अगली रात वह फिर से उसके पास आई। वह जीवित था, लेकिन बहुत कमजोर था। वो केवल एक पल के लिए अपनी आंखें खोल सकता था और थम्बेलिना को देख सकता था, जो उसके सामने हाथ में सड़ी हुई लकड़ी का टुकड़ा लिए खड़ी थी, क्योंकि उसके पास कोई और लालटेन नहीं थी। धन्यवाद, प्यारी बच्ची, अबाबिल ने उससे कहा। मैं बहुत अच्छी तरह गर्म हो गई हूँ। जल्द ही मैं अपनी ताकत वापस पा लूंगी और फिर मैं फिर से गर्म धूप में उड़ सकूंगी। ओह, उसने कहा, बाहर बहुत ठंड है, बर्फबारी हो रही है और ठंड बढ़ रही है। अपने गर्म बिस्तर पर रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर वह उसे एक पंखुड़ी में पानी लाकर देती है, जिसे वह पीता है, जिसके बाद वह उसे बताता है कि कैसे उसने अपने एक पंख को एक कटीली झाड़ी में फाड़ लिया था, जिससे वह अन्य निगलों की तरह तेजी से नहीं उड़ सकता था, जो दूर गर्म भूमि पर उड़ गए थे। इसलिए अंत में वह थक कर नीचे गिर गया और फिर उसे कुछ भी याद नहीं रहा। पूरी सर्दी वह वहीं रहा और थम्बेलिना ने उसकी देखभाल की और उसे प्यार से दूध पिलाया। न तो तिल और न ही खेत के चूहे को इस बारे में कुछ पता चला, क्योंकि वे बेचारे निगल को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जब वसंत आया और सूरज ने धरती को फिर से गर्म कर दिया, तो निगल ने थम्बेलिना को अलविदा कहा, जिसने उसके लिए छत में छेद खोल दिया जो तिल ने बनाया था। सूरज उस पर चमक रहा था और निगल ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ चलेगी, वो उसकी पीठ पर बैठ सकती है। थम्बेलिना बहुत दूर हरे जंगल में उड़ जाना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर वह भाग गई तो बूढ़ा खेत चूहा दुखी होगा। नहीं, मुझे नहीं आना चाहिए, उसने कहा। अलविदा, प्यारी अच्छी छोटी बच्ची, निगल ने कहा और धूप में उड़ गया। थम्बेलिना ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वह निगल से बहुत प्यार करती थी। ट्वीट ट्विट, चिड़िया ने गाना गाया और हरे जंगल में उड़ गई। थम्बेलिना बहुत दुखी थी, उसे गर्म धूप में बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। खेत में चूहे के घर के ऊपर बोया गया मक्का हवा में ऊंचा हो गया और बेचारी छोटी लड़की के लिए घना जंगल बन गया, जो केवल 1 इंच ऊंची थी। अब तुम दुल्हन बनने वाली हो, थम्बेलिना, खेत के चूहे ने कहा, क्योंकि हमारे पड़ोसी ने तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव रखा है। तुम्हारे जैसे गरीब बच्चे के लिए ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। अब तुम्हें अपने दहेज के लिए अपने लिनन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हमारे पड़ोसी उस छछूंदर की पत्नी बनना चाहती हो तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। थम्बेलिना को पूरे दिन चक्कर लगाना पड़ता था और हर शाम को तिल उसके पास आता था और उससे कहता था कि जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो सूरज इतना गर्म नहीं रहेगा, अब तो धरती पत्थर की तरह जल रही है। हाँ, जब गर्मी खत्म हो जाएगी तो वे शादी कर लेंगे। लेकिन वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बेवकूफ़ तिल पसंद नहीं था। हर सुबह जब सूरज उगता था और हर शाम जब सूरज ढलता था, वह चुपके से घर के दरवाजे से बाहर निकल जाती थी और जब हवा मकई के कानों को अलग करती थी ताकि वह उनके माध्यम से नीला आकाश देख सके, तो वह सोचती थी कि बाहर कितना उज्ज्वल और सुंदर होना चाहिए और अपने प्यारे निगल को फिर से देखने के लिए तरसती थी। लेकिन वह कभी नहीं आया, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह बहुत दूर हरे जंगल में उड़ गया था। शरद ऋतु तक थम्बेलिना ने दहेज का काम पूरा कर लिया था। 4 सप्ताह में तुम्हारी शादी हो जाएगी, खेत के चूहे ने कहा। अड़ियल मत बनो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने तीखे सफ़ेद दांतों से काट डालूंगा। तुम्हें एक बढ़िया पति मिलेगा। राजा के पास खुद ऐसा मखमली कोट नहीं है, उसका भंडार कक्ष और तहखाना भरा हुआ है और तुम्हें इसके लिए आभारी होना चाहिए। खैर, शादी का दिन आ गया। तिल थम्बेलिना को अपने साथ जमीन के नीचे रहने के लिए ले आया था, ताकि वह फिर कभी गर्म धूप में बाहर न आए,
क्योंकि उसे यही पसंद नहीं था। बेचारी छोटी लड़की बहुत दुखी थी, क्योंकि अब उसे सुंदर सूरज को अलविदा कहना होगा। अलविदा उज्ज्वल सूरज, वह चिल्लाई, अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ाते हुए और घर के बाहर एक और कदम बढ़ाते हुए, क्योंकि अब मकई की कटाई हो चुकी थी और केवल सूखी ठूंठ ही खड़ी रह गई थी। अलविदा अलविदा, उसने कहा और अपनी बाहें वहां उगे एक छोटे से लाल फूल के चारों ओर डाल दी। जब तुम उसे देखो तो प्यारे निगल को मेरा प्यार देना। ट्वीट ट्वीट, अचानक उसके कान में गूंज उठा। उसने ऊपर देखा, निगल उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही उसने थम्बेलिना को देखा, वह बहुत खुश हुआ। उसने उसे बताया कि वह बदसूरत तिल से शादी करने के लिए कितनी अनिच्छुक थी, क्योंकि तब उसे भूमिगत रहना पड़ता जहां सूरज कभी नहीं चमकता, और वह फूट फूट कर रोने से खुद को नहीं रोक पाए। अब सर्दी का मौसम आ रहा है, अबाबिल ने कहा। मुझे गर्म देशों की ओर उड़ जाना चाहिए, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तुम मेरी पीठ पर बैठ सकती हो, और हम बदसूरत तिल और उसके अंधेरे घर से दूर पहाड़ों के ऊपर गर्म देशों में उड़ जाएंगे, जहां सूरज यहाँ से ज्यादा चमकता है, जहां हमेशा गर्मी होती है और हमेशा खूबसूरत फूल खिलते हैं। मेरे साथ आओ, प्यारी छोटी थम्बेलिना, जिसने मेरी जान बचाई जब मैं अंधेरी सुरंग में जमी हुई थी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, थम्बेलिना ने कहा और निगल की पीठ पर बैठ गई। उसके फैले हुए पंखों में से एक पर उसके पैर थे। वो हवा में उड़ गया, जंगलों और समुद्रों के ऊपर, बड़े पहाड़ों के ऊपर जहां हमेशा बर्फ पड़ी रहती है। और अगर उसे ठंड लगती तो वह उसके गर्म पंखों के नीचे रेंगती, केवल अपना छोटा सा सिर बाहर रखती ताकि नीचे की दुनिया की सभी खूबसूरत चीजों की प्रशंसा कर सके। अंत में वे गर्म भूमि पर पहुंचे। वहां सूरज चमकीला था, आकाश दोगुना ऊंचा लग रहा था, और झाड़ियों में बेहतरीन हरे और बैंगनी अंगूर लटके हुए थे। जंगल में संतरे और नींबू उग रहे थे। हवा में मर्टल और पुदीने की खुशबू थी, और सड़कों पर छोटे छोटे प्यारे बच्चे दौड़ रहे थे और बड़ी बड़ी खूबसूरत तितलियों के साथ खेल रहे थे। लेकिन निगल आगे उड़ गया, और यह और भी सुंदर होता गया। सबसे शानदार हरे पेड़ों के नीचे एक नीली झील के किनारे एक चमचमाता सफेद संगमरमर का महल खड़ा था। वहां कई स्वेलों के घोंसले थे, और इनमें से एक में स्वेलो रहती थी जो थम्बेलिना को ले जा रही थी। यह मेरा घर है, उसने कहा, लेकिन मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मैं इतना साफ सुथरा नहीं हूं कि तुम्हें खुश कर सकूं। वहां उगने वाले सुंदर फूलों में से किसी एक में अपने लिए घर ढूंढ लो। अब मैं तुम्हें यहाँ बिठा दूंगा, और तुम जो चाहो कर सकते हो। ये तो बहुत बढ़िया होगा, उसने अपने नन्हे हाथों से ताली बजाते हुए कहा। वहां एक बड़ा सफेद संगमरमर का स्तंभ पड़ा था जो जमीन पर गिर गया था और 3 टुकड़ों में टूट गया था, लेकिन इनके बीच में सबसे सुंदर सफेद फूल उगे थे। निगल थम्बेलिना के साथ नीचे उड़ी और उसे एक चौड़ी पत्ती पर बिठा दिया। लेकिन वहां उसे आश्चर्य हुआ। उसने फूल के बीच में एक छोटा सा आदमी बैठा हुआ पाया, जो इतना सफेद और पारदर्शी था मानो वह कांच का बना हो। उसके सिर पर सबसे सुंदर सुनहरा मुकुट था, और उसके कंधों पर सबसे सुंदर पंख थे। वो खुद थम्बेलिना से बड़ा नहीं था, वह फूल की आत्मा थी। प्रत्येक फूल में एक छोटा सा आदमी या औरत रहता था, लेकिन यह बाकी सभी पर राजा था। वह कितना सुंदर है, थम्बेलिना ने अबाबिल से फुसफुसाकर कहा। छोटा राजकुमार निगल से बहुत डर गया, क्योंकि खुद की तुलना में वह एक विशालकाय लग रहा था। लेकिन जब उसने थम्बेलिना को देखा तो वह खुश हो गया, क्योंकि वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की थी। इसलिए उसने अपने सिर से अपना सुनहरा मुकुट उतारा और उसे उसके सिर पर रख दिया। उससे उसका नाम पूछा और पूछा कि क्या वह उसकी पत्नी बनेगी, और फिर वह सभी फूलों की रानी होगी। हाँ, वह मेढक के बेटे और काले मखमली कोट वाले तिल के लिए एक अलग तरह का पति था। इसलिए उसने महान राजकुमार को हाँ कहा, और प्रत्येक फूल से एक महिला और एक सज्जन निकले। प्रत्येक इतने छोटे और सुंदर थे कि उन्हें देखना एक खुशी थी। प्रत्येक ने थम्बेलिना को एक उपहार दिया, लेकिन सबसे अच्छा एक सुंदर पंख था जो उसकी पीठ पर बंधा हुआ था, और अब वह भी फूल से फूल पर उड़ सकती थी। वे सभी उसकी खुशी की कामना करते थे, और निगल अपने घोंसले में ऊपर बैठा था और शादी की मार्च गा रहा था, और उसने जितना हो सका उतना अच्छा किया।
लेकिन वह दुखी था, क्योंकि वह थम्बेलिना से बहुत प्यार करता था और उससे अलग नहीं होना चाहता था। तुम्हें थम्बेलिना नहीं कहा जाएगा, फूल की आत्मा ने उससे कहा, यह एक भद्दा नाम है और तुम इसके लिए बहुत ज्यादा सुंदर हो। हम तुम्हें मई ब्लॉसम कहेंगे। अलविदा, अलविदा। छोटे से अबाबिल ने भारी मन से कहा और उड़कर दूर देशों में चला गया, बहुत दूर, वापस डेनमार्क। वहाँ एक खिड़की के ऊपर उसका एक छोटा सा घोंसला था, जहाँ उसकी पत्नी रहती थी, जो परियों की कहानियाँ सुना सकती थी। ट्वीट, ट्वीट, उसने उसके लिए गाया। और इस तरह हमने पूरी कहानी सीखी।